हम लोग गवर्नर कल कर रहे थे हम लोग, बस ये टॉपिक बाकी था गवर्नर का। गवर्नर का अपॉइंटमेंट देख लिए थे, उसके बाद उसका टेन्योर देख लिए थे, क्वालिफिकेशन देख लिए थे। आर्टिकल 153 से है गवर्नर आपका। आर्टिकल 153 गवर्नर। अपॉइंटमेंट देखे थे 155 में। 156 टर्म, उसके बाद क्वालिफिकेशन देखे थे 157, 158 देख लिए थे। इसका लास्ट टॉपिक हम लोग कर रहे हैं पावर ऑफ द गवर्नर। एक राज्यपाल में क्या क्या शक्तियां होती हैं, उसका क्या क्या काम है, क्या क्या फंक्शन है उसका। अलग अलग जगह से इसका जो है आर्टिकल है उठाकर लाएंगे, देखिएगा आप लोग। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर 154, आर्टिकल 154। The executive power of the state shall be vested in the governor. राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होगी वह राज्यपाल में निहित होगी। अगर आप लोग प्रेसिडेंट बहुत अच्छे से पढ़े हैं तो इसमें बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रेसिडेंट में भी ये सब चीजें पढ़ा चुके हैं, बस आर्टिकल का फर्क है। वहां भी पढ़े थे कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होगी वह राष्ट्रपति में निहित होगी। यहां भी हम लोग पढ़ेंगे कि जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति होगी, जो एग्जीक्यूटिव पावर होगा, जिसके तहत हम लोग अपॉइंटमेंट करते हैं, कुछ ऐसे ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट करते हैं जो कि राज्यपाल साहब के लिए काम करेंगे, एग्जीक्यूटिव वर्क करेंगे। तो ये चीज हम लोग यहां पे 150 आर्टिकल 154 में पढ़ेंगे इस चीज को। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होंगी, यानी कि वो सारे काम जो एग्जीक्यूटिव काम होंगे वो राज्यपाल के सील मोहर से वगैरह से होगा। एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम, और वो इन शक्तियों का इस्तेमाल आइदर डायरेक्टली, या तो डायरेक्टली करेंगे, या थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो एग्जीक्यूटिव पावर है, इनका इस्तेमाल या तो वह खुद करेंगे डायरेक्टली, या फिर अपने सबऑर्डिनेट के थ्रू करेंगे, जिनका हम लोग आगे पढ़ेंगे किनको किनको अपॉइंट करते हैं वो। क्लियर? आर्टिकल 154 क्लॉज 1 क्लियर। क्लॉज 2 एकदम आसान चीज है, आप लोग देखते चलिए, हम इसको वो कर देते हैं। चलिए पहले और देख लेते हैं किसको किसको अपॉइंटमेंट करते हैं, वो आप लोग लिख लीजिएगा। आप लोग इसमें लिख लीजिएगा कहीं पे, आप लोग पेपर पेन निकालिए, इसके तहत हम लिखा देते हैं कि कहां कहां ये अपॉइंटमेंट करेंगे। जहां जहां से फिर आर्टिकल आएगा, फिर आर्टिकल जब करेंगे तो वहां बता देंगे कि चीज वहां से था। मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। तो जब सीएम साहब का आर्टिकल पढ़ेंगे हम लोग तो वहां से बता देंगे कि वहां गवर्नर लिखा हुआ रहेगा, बता देंगे कि ये आर्टिकल यहां पे है। ये जो अपॉइंटमेंट करेंगे तो सीएम साहब का करते हैं और अन्य मंत्रियों का। उसके बाद एडवोकेट जनरल होते हैं, महाधिवक्ता। केंद्र में हम लोग पढ़े थे महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल पढ़े थे ना। यहां पढ़ेंगे हम लोग महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। वो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं। उसके बाद जो राज्य का निर्वाचन आयुक्त होगा, इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, राज्य निर्वाचन आयुक्त। केंद्र में पढ़े थे हम लोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमीशन। यहां राज्य निर्वाचन आयुक्त, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है ना। और आप लोग जानते हैं कि एक मतलब कि स्टेट जो इलेक्शन कमीशन होता है उसको किस तरीके से हटाया जाता है, उसको उसी तरीके से हटाया जाता है जिस तरीके से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ओके।
तो ये सब हम लोग फिर बाद में आगे पढ़ेंगे कहां पे क्या लिखा हुआ है। उसके बाद राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका चेयरमैन यानी अध्यक्ष को और अन्य सदस्य को, जैसे कि बिहार है तो बीपीएससी के चेयरमैन और उनके अध्यक्ष को, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों को जो है राज्यपाल साहब नियुक्त करते हैं। एक बात और आप लोग यहां पे राइट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, नियुक्त राज्यपाल करते हैं लेकिन उनको हटाने का अधिकार राष्ट्रपति का होता है। उनको सिर्फ राष्ट्रपति साहब हटा सकते हैं, राज्यपाल साहब नहीं। ठीक है, क्लियर? यही सब सबऑर्डिनेट ऑफिसर हैं जो हम लोग ऊपर पढ़े थे कि यह सबऑर्डिनेट ऑफिसर के थ्रू जो है अपने एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल करते हैं। तो यही सब स्टेट में उनका सबऑर्डिनेट है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाइए। आर्टिकल 162, आर्टिकल 162 extend to executive power of state। ठीक है, मिला सबको? एक्सटेंड टू एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। हाँ, ये कह रहा है आपका कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड्स टू मैटर्स विथ रिस्पेक्ट टू विच द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट हैज पावर टू मेक लॉ। अब यहां पे जो हम एग्जीक्यूटिव पावर देख रहे हैं राज्यपाल का, गवर्नर का, यहां ध्यान रखिएगा कि अगर स्टेट के एग्जीक्यूटिव पावर में एक्सटेंशन करना होगा तो उसका जो होगा वो क्या होगा, लेजिस्लेचर को यह अधिकार होगा कि वह लॉ बनाएगा उसके लिए। ओके, ये ध्यान रखिएगा। गवर्नर साहब जो है, इस सब चीज को ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। समझे राहुल? लॉ बनाने का जो पावर होगा 162, जो सब आर्टिकल बोलते जा रहे हैं आप लोग राइट डाउन करते चलिएगा, सिर्फ हम बताते चलते हैं वहां पे क्या क्या चीज लिखा हुआ है। अभी तो कह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर का जो एक्सटेंशन, एग्जीक्यूटिव पावर जो होगा वो राज्यपाल में निहित होगा। यहां पे 162 में लिखा हुआ है कि अगर एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सटेंड करना होगा, उसकी शक्ति को अगर बढ़ाना होगा, जिसका इस्तेमाल वो राज्यपाल साहब करते हैं, तो उनके लिए जो नियम कायदा बनाएंगे वह कौन बनाएगा? तो कहता है लेजिस्लेचर बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानसभा। यह कह रहा है आर्टिकल 162, लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट हैज पावर टू मेक लॉ। नियम बनाने का अधिकार स्टेट लेजिस्लेचर के पास होगा। ठीक है, एक यहां पे आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद आर्टिकल 166 में आइएगा। आर्टिकल 166 में देखिए, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट of a state shall be expressed to be taken in the name of the governor। है लिखा हुआ, राज्य सरकार की, ठीक है ना, जितनी भी कार्यपालिका शक्ति होगी, यानी एग्जीक्यूटिव पावर जो वो करेगा वो भी, तो वह राज्यपाल के नाम से कही हुई मानी जाएगी। आर्टिकल 166 का क्लॉज 1 देखिए,
बोले अगर राष्ट्रपति आप लोग अच्छे से पढ़े हुए हैं तो आपने कोई दिक्कत नहीं आएगा। मिल गया सबको? 166 हाँ क्लॉज 1 में लिखा हुआ है, आप लोग बस वहां हाँ जब इसको लिखिएगा एग्जाम में तो सिर्फ आर्टिकल में क्या मेंशन किया हुआ है वो आप लोग खाली लिख देंगे, काम चल जाएगा उसमें। ऊपर पढ़ दिए हम लोग, वहां पढ़ लिए कि जितनी भी वेस्टिंग पावर होगी कार्यपालिका वो गवर्नर में होगी। 166 जो कह रहा है कि अगर गवर्नमेंट बिजनेस मतलब गवर्नमेंट अगर कोई काम कर रही स्टेट में तो वह राज्यपाल के नाम से कहा हुआ माना जाएगा, राज्यपाल साहब ने किया है ऐसा कहा जाएगा। वो ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट, जो भी आपका एग्जीक्यूटिव एक्शन होगा स्टेट का, अभी मुख्यमंत्री साहब हमारे यहां कुछ भी करेंगे, ठीक है ना, ऑफ ए स्टेट शेल बी एक्सप्रेस्ड, ऐसा माना जाएगा टू बी टेकन इन द नेम ऑफ गवर्नर, राज्यपाल के नाम से कहा हुआ माना जाएगा। जो तो इस बता भी रहे हैं आप लोगों को, उन्हीं का सिग्नेचर, उन्हीं का मोहर, दस्तावेज इस तरह से रहता है ये। इसके बाद आप लोग को जो एडवोकेट जनरल बोल रहे थे 165 में देखिए लिखा हुआ है, आर्टिकल 165, द गवर्नर ऑफ ईच स्टेट शेल अपॉइंट ए पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड ए जज ऑफ हाई कोर्ट टू बी एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट। बोलते हैं महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं राज्य में, महाधिवक्ता इनका काम वही होता है जो केंद्र में महान्यायवादी का था, अटॉर्नी जनरल का था। तो वहां राष्ट्रपति नियुक्त करते थे और यहां पे महाधिवक्ता नियुक्त, यहां पे राज्यपाल नियुक्त करते हैं। प्रत्येक राज्य का जो राज्यपाल होंगे उन ऐसे लोग जो कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीश होने की योग्यता रखते होंगे उनको क्या करेंगे, महाधिवक्ता नियुक्त करेंगे राज्यपाल साहब। 165 क्लॉज 1। क्लियर? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आइए, अब ये तो एग्जीक्यूटिव पावर हुआ। नेक्स्ट लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर आर्टिकल 168 क्लॉज 1। आर्टिकल 168 क्लॉज 1 हम कंपेयर करके बताते चलते हैं, आप लोगों को समझने में आसानी होगी। जैसे वहां पे हम लोग पढ़े थे केंद्र में संसद होगा, और संसद किससे मिलकर बनेगा, तो बनेगा लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति से। 3 लोगों से मिलकर संसद बनता है, हमारा पार्लियामेंट बनता है। यहां अब राज्य का क्या स्टेटस है वो देख लीजिए, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 168 क्लॉज 1 में, फॉर ईच स्टेट देयर शैल बी ए लेजिस्लेटिव विच शैल कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर। ठीक है, मिला सबको? हाँ, तो ये आप लोग, हाँ तो सिंपल सा चीज समझ लीजिए, अब बता भी देते हैं आप लोगों को, आप लोग जानते भी हैं। राज्य का हर एक राज्य में विधान परिषद नहीं है, ये आप लोग जानते हैं। किस किस राज्य में विधान परिषद है इसका लिस्ट आप लोग कहीं से लिख लेंगे और इसको याद रखेंगे। विधानसभा, प्रत्येक राज्य में विधानसभा है, तो कैसे बनेगा विधानसभा, तो विधानसभा प्लस विधान परिषद और प्लस राज्यपाल। जहां विधान परिषद है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति होता था ना, उसी तरीके से स्टेट में कैसे होगा, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको कि विधानसभा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको कि विधान परिषद बोलते हैं, एंड गवर्नर जिसको हम लोग लेजिस्लेटिव ऑफ द स्टेट बोलते हैं, विधानमंडल। टोटल शायद मिलके हिंदी में यही बोलते हैं, विधानमंडल बोलते हैं शायद। और जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं होगा वहां पे विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर बनेगा। तो आप लोग क्या करेंगे, जिन जिन राज्यों में विधान परिषद है, किन किन राज्यों में विधान परिषद है, बिहार में होगा, आपके बैरक में लिखा हुआ है, देख लीजिएगा।
आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। यहां 2 हाउसेस है, 2 हाउसेस लिखा हुआ भी होगा, वहां पर 2 हाउसेस हुआ, विधानसभा एंड विधान परिषद। और इनको छोड़कर बाकी स्टेट में 1 हाउस है। तो ये जो लिस्ट है आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में आप लोग को कभी भी पूछ देगा, इनमें से किन राज्यों में विधान परिषद नहीं है। या तो ये पूछ देगा या पूछेगा इनमें से किन राज्यों में विधान परिषद है, आपको ऑप्शन दे देगा, उसमें से छांटना है आपको। तो ये आप लोग उसको वहां पे लिख लीजिएगा, जहां जो भी बोलते हैं ना याद रखना है, तो आप लोग वहां पे लिख लिया कीजिए। ओके, आर्टिकल 168 क्लॉज 1, देखिए क्लॉज 2 में भी पढ़ देते हैं। वेयर देयर आर 2 हाउसेस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट, जहां पे द्विसदनात्मक होगा, 2 सदन होगा, वहां पे क्या क्या बोलेंगे, 1 shall be known as लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक को हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलेंगे यानी कि विधान परिषद, एंड द अदर एज ए लेजिस्लेटिव असेंबली, और दूसरे को बोलेंगे विधान सभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड वेयर देयर इज ओनली 1 हाउस, जहां पे केवल एक ही सभा होगी, एक ही हाउस होगा, इट शैल बी नोन एज द लेजिस्लेटिव असेंबली, वहां केवल विधानसभा बोलेंगे। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और एक दूसरे को बोलते हैं एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। पार्लियामेंट में क्या होता था, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य को एमपी बोलते थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन राज्य में क्या होता है, क्योंकि प्रत्येक राज्य में तो 2 सभा है नहीं, इसीलिए बोलते हैं एमएलए है, तो यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का सदस्य, जिसको हम लोग डायरेक्ट चुनते हैं। और एक होता है एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। हाँ, कुछ पूछ रहे थे राहुल? हाँ, चलिए, ये हो गया आपका 168 देख लिए आप लोग। अब आइए आप लोग 213 राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी करते हैं किस आर्टिकल के तहत? राष्ट्रपति महोदय, आप लोग याद रखिएगा, इस सब चीज को भूलिएगा नहीं। प्रेसिडेंट साहब जो ऑर्डिनेंस इशू करते हैं, कौन सा आर्टिकल? भूल गए? 123 में है, देखिए है लिखा हुआ 123 में। हाँ, वेरी गुड, 123 में लिखा हुआ है ऑर्डिनेंस। तो अब राज्यपाल का जब याद करना हो तो इसी में डिजिट जो है चेंज हो जाता है, डिजिट यही 3 डिजिट रहेगा। आप लोग को याद करने का आसान तरीका बता दिए थे, राष्ट्रपति और राज्यपाल में कहीं कहीं आपको डिजिट का फर्क मिलेगा, उसी डिजिट का इस्तेमाल किया गया। देखिए इसमें 213 है, 213, वहां पे 123 था, 1 2 3, यहां भी 1 2 3 है, लेकिन बस डिजिट का क्या है, आगे पीछे है डिजिट। 213 तो जनरली क्या होता है, जब भी कोई, जैसे कि हम लोग पार्लियामेंट में पढ़े थे कि लॉ जब बनता है कोई भी, तो सबसे पहले लोकसभा या राज्यसभा में पास होता है, फिर दूसरे सभा में जाता है, वहां पास होता है, फिर कंसेंट के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है। वही चीजें राज्य में होती है। अगर द्विसदनात्मक राज्य है, जहां पे 2 सदन है, तो विधानसभा में पास होगा, विधान परिषद में फिर पास होगा, फिर जाकर राज्यपाल साहब उस पर साइन करेंगे, कंसेंट के लिए राज्यपाल के पास जाएगा। जहां पे 1 सदनात्मक है, वहां पे विधानसभा में पास हो जाएगा और कंसेंट के लिए राज्यपाल के पास जाएगा। यही नियम है, ठीक है ना? तब वो चीजें आपके यहां लॉ बन जाएगा। ऑर्डिनेंस में वहां क्या पढ़े थे? ऑर्डिनेंस में वहां पढ़े थे कि जब दोनों सदन में से कोई सदन नहीं चल रहा होगा, यानी पार्लियामेंट जब सेशन में नहीं होगा, और राष्ट्रपति महोदय को लगेगा कि यह नेशनल इशू है या लोकहित का कोई बात है जिस पर इमीडिएट कानून बनाना जरूरी है, तो राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे? अध्यादेश पास कर देंगे।
ऑर्डिनेंस को इशू कर देंगे, ऑर्डिनेंस पास करेंगे। ये याद है सबको, याद हो गया सबको? जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होगा, सदन बैठी हुई नहीं होगी, सदन बैठी हुई तो सदन लॉ पास करेगा, लेकिन अगर सदन में नहीं हो, सदन अगर जो है वो नहीं चल रहा हो और राष्ट्रपति महोदय को लगेगा कि इस बात पर अभी कानून बन जाना चाहिए इमीडिएट, क्योंकि नेशनल इशू है या बहुत जनरल पब्लिक मतलब कि वेलफेयर के लिए है, और राष्ट्रपति महोदय को अगर कोई चीज लॉ बनाना होगा तो वह ऑर्डिनेंस पास कर देंगे, और उसका वही इफेक्ट होगा जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉ का होता है। 213 में सेम बातें, आर्टिकल 213 आइए। confers on the governor power to promulgate ordinance during the recess of legislature. The governor can promulgate an ordinance only. कब इशू करेंगे वो? जबकि विधानसभा या विधान परिषद, जहां पे जो भी सदनात्मक जो भी है, द्विसदनात्मक हो या एक सदनात्मक हो, यानी कि जब जो है आपका लेजिस्लेटिव स्टेट जो है वह छुट्टी पर रहेगा, सेशन में नहीं रहेगा। When the legislative assembly of the state is not in session, or where there are two houses in the legislature when both houses are not in session. राज्यपाल कब इशू करेंगे ऑर्डिनेंस? तो कहता है कि जहां पे एक सदन है, तो यानी कि विधानसभा जो है वो सेशन में नहीं है, और जहां पे दो सदन है, दोनों सदन सेशन में नहीं है। ठीक? The governor must be satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action. और राज्यपाल महोदय के लगेगा कि अभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिस पर हमको इमीडिएट क्या करना है, एक्शन लेना है। तो 213 के तहत राज्यपाल साहब क्या करेंगे? ऑर्डिनेंस इशू कर देंगे। क्लियर? हाँ, तो आप लोग सेक्शन, आप लोग आर्टिकल मत भूलिएगा, सेक्शन नहीं, आर्टिकल नहीं भूलिएगा। 123 राष्ट्रपति महोदय का, प्रेसिडेंट का, 213 गवर्नर महोदय का। कुछ चीज इसके अंदर और भी आप लोग ध्यान रखेंगे। वैसे जब 213 में आएंगे कभी लिस्ट में, तो फिर 213 में तो बताएंगे ही। गवर्नर महोदय जो ऑर्डिनेंस करते हैं, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, द गवर्नर कैन नॉट प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस विदाउट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द प्रेसिडेंट। कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट के, बिना प्रेसिडेंट के इंस्ट्रक्शन के वह क्या कर सकते हैं? ऑर्डिनेंस इशू नहीं कर सकते हैं। तो 2-3 ऐसा कंडीशन है, अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख लें आप लोग। ठीक है, लिखिए। इफ ए बिल containing in the same provision, if a bill containing the same provision which requires the previous sanction of the president, मिल गया रूपम? which requires the previous sanctions of the president, कौन सा आर्टिकल में है? 213 निकाल लीजिए आप लोग, देखिए 213 में है लिखा हुआ, मिला सबको? 213 निकालिए ना। वहां पे देखिए एबीसी करके लिखा हुआ है, एबीसी करके, तब लिखवाएंगे क्यों? लिखा हुआ है आपके डायरेक्ट में। 213 में वहां लिखा हुआ है कि प्रोवाइडेड दैट द गवर्नर शैल नॉट विदाउट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द प्रेसिडेंट, है लिखा हुआ। हाँ, वहां आप लोग उसको अंडरलाइन करके वहां बीवीआई कर दीजिए। हम ऑर्डिनेंस पर फिर बाद में चर्चा करेंगे, ऑर्डिनेंस मेरा एक अलग चैप्टर ही है,
तो हम ऑर्डिनेंस जब वहां केवल ऑर्डिनेंस जब पढ़ाएंगे तो वहां पढ़ाएंगे इस चीज को, तो केवल आप लोग वहां पे अंडरलाइन करके इसको वो कर लीजिए, तब वहां पे डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है ना। अभी यहाँ पे इतना डिस्कस करके क्या करेंगे, अभी हमको दूसरा पावर भी देखना है। वहां पे आप लोग अंडरलाइन करके स्टार करके वीवीआई करके छोड़ दीजिए आप लोग। वो 3 ऐसी सिचुएशन लिखी हुई है जहां पे बिना प्रेसिडेंट के प्रीवियस सेंशन के क्या होगा, ऑर्डिनेंस इशू नहीं होगा। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। बाकी जो लेजिस्लेटिव पावर में जो उनका अधिक है वो हम लोग जानते ही हैं। जो प्रेसिडेंट का रोल होता है केंद्र के लिए, वही गवर्नर का रोल होता है राज्य के लिए। चलिए इसका और हम लोग देखते हैं। बाकी जो आर्टिकल है, जैसे कि जब लोग मनी बिल पढ़ेंगे तो मनी बिल किसके कंसेंट से आएगा, तो वहां पर पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बट हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा करके चलते अभी करते चलते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट लेजिस्लेटिव पावर में बोले ना, अगर प्रेसिडेंट आप लोग अच्छे से पढ़े हैं तो फिर यहां पे दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। प्रेसिडेंट साहब पार्लियामेंट को समन करते थे, सदन को बुलाते थे, आइए आप लोग बैठक कीजिए। अब गवर्नर साहब यहां वही काम करेंगे। द गवर्नर समन्स द हाउस और ईच हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेसेस एज ही थिंक्स फिट। ये सब हम लोग आर्टिकल में पढ़ेंगे, जब स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ेंगे तो सब आर्टिकल में पढ़ेंगे, कहां कहां लिखा हुआ क्या क्या चीजें हैं। उसके बाद यह क्या कर सकते हैं, ही लिख लीजिए आप लोग, ही में प्रोग्यू द हाउस और इधर हाउस एंड डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा को भंग कर सकते हैं। अभी अगर राज्य में नीतीश सरकार जो है वो अगर बहुमत में ना रहे तो गवर्नर साहब क्या करेंगे, विधानसभा को भंग कर देंगे। अगर कोई अपना बहुमत साबित नहीं कर सकेंगे तो विधानसभा भंग। विधान परिषद तो भंग होता नहीं है, राज्यसभा की तरह यह भी है, विधानसभा तो भंग हो सकता है। हम्म 5 साल के बाद ऑटोमेटिक जो है फिर आदेश देते हैं कि भंग कीजिए, अब से फिर से इलेक्शन करवाइए, वहां तो भंग होता ही है। इसके बाद गवर्नर साहब हाउस को एड्रेस करते हैं। द गवर्नर में एड्रेस आइदर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट या बोथ हाउस असेंबल टुगेदर। अगर दोनों हाउस की साथ में बैठक हो, ज्वाइंट मीटिंग हो, तो उसको भी एड्रेस करते हैं, या फिर जो विधानसभा जो बैठी है पहली बार उसको भी एड्रेस करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, ऐसा कोई बिल जो दोनों सभा से पास हो चुका है, गवर्नर साहब के पास जाता है कंसेंट के लिए। ए बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली और बाय बोथ हाउसेस इज सेंट टू द गवर्नर फॉर हिज एसेंट। कोई भी जो बिल है वो लॉ तब तक नहीं बनेगा जब तक गवर्नर साहब उस पर साइन नहीं करेंगे, अपना एसेंट नहीं देंगे। बिना गवर्नर के प्रायर कंसेंट के मनी बिल या फाइनेंशियल बिल विधानसभा में नहीं आएगा। नो मनी बिल और फाइनेंशियल बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली विदाउट द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर। ठीक है, तो ये सब इनका लेजिस्लेटिव पावर के अंदर आता है, ये सब सारा चीज। बाकी 213 बता ही दिए, ये आप लोग आर्टिकल याद रखिएगा। इस पर एक अलग से फिर क्लास भी लेंगे हम ऑर्डिनेंस पे, दोनों ऑर्डिनेंस को कंपेयर भी करेंगे, प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस और इसके ऑर्डिनेंस में क्या फर्क है। क्लियर यहां तक। अब आइए फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर,
फाइनेंशियल पावर में तो इनका देख ही लिए थे हम लोग, अभी पहला एक जस्ट पढ़े भी थे। ए मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली with the prior approval of the government, with the prior approval of the governor. ठीक है, चलिए नेक्स्ट। प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर में जो बजट होता है आप लोग जानते हैं, इन एवरी फाइनेंशियल ईयर द एनुअल बजट इज लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेटिव ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नर थ्रू द फाइनेंशियल मिनिस्टर। जो राज्य का वित्त मंत्री होगा, ठीक है ना, उनको क्या कहा जाएगा, गवर्नर के माध्यम से कि आप क्या कीजिए, बजट पेश कीजिए। प्रत्येक राज्य में बजट आता है ना, जैसे केंद्र में बजट आता है तो प्रत्येक राज्य में भी बजट पेश होता है। सब आ जाएगा, आर्टिकल बता देंगे सब, ठीक है ना, जहां जहां जो से हम होगा हम लिखवा देंगे हम सारा। स्टेट लेजिस्लेटिव में सारा चीज हम अंडरलाइन करके आपको भेज देंगे, ठीक है। बुक में नहीं मिल रहा है ये सब चीज। अच्छा ठीक है, अभी हम इसको जो है जब रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे तो हम सब बता देंगे कौन आर्टिकल कहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, आप स्टेट लेजिस्लेटिव खोलिए ना, जो आपका जो ये वाला पोर्शन है यहां पे बता देते हैं आप लोगों को, यहां सारा है। हम तो जमा नहीं किए सारा, यहां पे आप आ जाइए। यहां से देखिएगा आप लोग आर्टिकल, ये चैप्टर 3 में जो है ना 168 से देखिएगा, सब उसके अंदर आर्टिकल उसी के अंदर है। 168 से स्टार्ट होता है राज्य का विधानमंडल, सारा अंदर उसके अंदर है, कहां पे क्या क्या चीज लिखा हुआ है। तो हम अब इसको कलेक्ट नहीं कर पाए इसको, ठीक है ना। ओके, प्रत्येक 5 वर्ष में, ठीक है ना, जो फाइनेंस कमीशन होता है उसका गठन किया जाता है। वित्त आयोग का गठन, राज्य के लिए वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पे गवर्नर महोदय करते हैं। ठीक है। हाँ, कंटीजेंसी फंड जो होता है स्टेट का, कंटीजेंसी फंड, वह उनका जो डिस्पोजल होता है, उनको जो निकाला जाता है वह गवर्नर के ही कंसेंट से निकाला जाएगा। ऐसा कोई अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर है जो आप पहले से बजट में नहीं दिखा सकते हैं, कोई आकस्मिक निधि, कोई तत्कालिक कोई काम चाहिए पैसे का, सरकार को चाहिए, तो वो जो फंड निकाला जाएगा वह गवर्नर महोदय के साइन से ही निकलेगा, उनके प्रायर अप्रूवल से ही निकलेगा। हम लोग जो बजट पेश करते हैं तो बजट में क्या करते हैं कि इस मद में इतना खर्च करेंगे, इस मद में इतना खर्च करेंगे। घर का भी बजट बनाते हैं ना कि इस मद में इतना खर्च होगा, वो बना तो देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि जिस खर्च का आप ब्यौरा नहीं लिखे हुए रहते हैं, नहीं बताए हुए रहते हैं कि इतना खर्चा हो रहा है मेरा इस चीज में, ऐसी कोई मेडिकल सिचुएशन आ जाती है घर में, या कुछ इस तरह का आ जाता है, किसी का शादी ब्याह आ गया मान लीजिए, ठीक है ना। इन सब स्थिति में तो बजट आप बना के रखते नहीं हैं, तो आपको बजट अगर पैसा निकालना होता है तो क्या होता है, तो घर में भी हम लोग वो चीज बचा के रखते हैं। तो यहां भी कंटीजेंसी फंड होता है, इमरजेंसी फंड होता है, उसमें क्या होता है, गवर्नर के अप्रूवल से ही वो निकलता है। क्लियर? हाँ, ये आपका, ये इतना ही आपका फाइनेंशियल पावर है। नेक्स्ट आ जाइए जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर आर्टिकल 161, आर्टिकल 161, पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पर्डन्स एक्सेट्रा and to suspend, remit or commute sentence in certain cases. ठीक है, अब ध्यान समझिएगा। The governor of a state shall have the power to grant pardons, ठीक है ना, यानी कि क्षमा करने का अधिकार।
अगर कोई सजा दिया गया है किसी एक्यूज को, किसी अपराधी को, तो क्षमा किया जा सकता है, निलंबन किया जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है। किस अपराध में? जो कि जहां पे स्टेट का क्या है, एक्सटेंड है, ऐसा कोई अपराध जिस अपराध पर स्टेट का आपका एग्जीक्यूटिव एक्सटेंशन है, जहां पे उस अपराध के लिए लिखा हुआ होगा, भी हम पढ़ देते हैं, सुनिएगा। रिप्राइव्स, रिस्पाइट्स और रिमिशन ऑफ पनिशमेंट और टू सस्पेंड, remit or commute the sentence of any person convicted of any offense against any law। कौन सा लॉ? तो जहां पे जो स्टेट बनाया है, टू मैटर टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड्स। समझे? ऐसा कोई लॉ जिस लॉ पर स्टेट का एक्सटेंशन है, उस लॉ को तोड़ने के लिए, अगर कोई तोड़ा है कोई एक्यूज और उसको सजा हो गई है, तो उस सजा को कम करने का, क्षमा करने का, ठीक है ना, उसके बाद उसको उसका निलंबन करने का, ये सब अधिकार क्या रहेगा? गवर्नर के पास रहेगा। जैसे कि शराबबंदी, ठीक है ना, बिहार स्टेट गवर्नमेंट का है ये ना। हाँ, तो इस तरह का अगर कोई शराबबंदी वाले मामले में अगर कोई केस होगा, इस तरह का कोई किसी एक्यूज को सजा होगा, तो उस सजा के साथ राज्यपाल महोदय कुछ भी कर सकते हैं, उसको क्षमादान दे सकते हैं, कम कर सकते हैं। उसमें फांसी है ही नहीं। अगर स्टेट के अंदर आएगा तो, स्टेट में कोई ऐसा लॉ है ही नहीं, ठीक है ना। स्टेट के जहां पे स्टेट का एक्सटेंशन है, अगर स्टेट एक्सटेंशन में ये चीज होगी तो राज्यपाल के पास पावर होगा, ठीक है, क्योंकि है ही नहीं हमारे पे किसी स्टेट में ऐसा चीज ना, स्टेट लॉ तो है ही नहीं वो। जहां पे स्टेट को अधिकार है, स्टेट को वहां पे लॉ बनाया है, जो स्टेट बनाया है, पर्टिकुलर स्टेट बनाया है, तो उस राज्य के राज्यपाल को अधिकार होगा कि उस सजा के साथ वह कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर? यही आपका जुडिशियल पावर है। एक दो केस है इस पर, बड़ा अच्छा सा केस है, लिख लीजिएगा आप लोग। के.एम. नानावती का केस सुने ही होंगे, के.एम. नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, 1961 का केस। आप लोग रुस्तम मूवी देखे होंगे, बार बार जिक्र करते हैं। हाँ, के.एम. नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। सिनेमा में तो आधे दिखा, रियल में अलग हुआ। तब होगा नहीं सजा, रियल मर्डर करेगा। के.एम. नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, ऑल इंडिया रिपोर्टर 1961, सुप्रीम कोर्ट का केस है, पेज नंबर 112। के.एम. नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इसमें सुप्रीम कोर्ट का है, ऑब्जर्वेशन है, इसमें है जो गवर्नर का जो पावर है किसी सजा को सस्पेंड करने का, उस पर सुप्रीम कोर्ट जो है ऑब्जर्वेशन दिया है। पढ़ देते हैं एज इट इज। द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द पावर ऑफ द गवर्नर टू सस्पेंड ए सेंटेंस वाज subject to the rules made by the Supreme Court. Okay, with respect to cases which were pending before it in appeal, it was held that when a appeal was pending and the matter was sub judice in the Supreme Court, the governor had no right to suspend the sentence under Article 161. कितनी अच्छी बात कहा, इसलिए बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन पढ़िए। इस मामले में कहा गया कि अगर कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, अगर कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट उसको ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है उसके इस मामले को, तो गवर्नर के पास अधिकार नहीं है कि उस मामले में किसी के सजा को क्या कर दे, कम कर दे, या सजा के साथ कुछ भी करे। ओके, गवर्नर के पास यह राइट नहीं है। बात समझे राहुल? हाँ, एकदम सिंपल चीज है। सब जुडिस का मतलब आप लोग को बताए ही हैं। अगर कोई मामला, ये जो ऊपर लाइन लिखा है ना, सेंटेंस वाज सब्जेक्ट टू द रूल्स, इसका मतलब ही है कि गवर्नर का जो ये पावर होगा, सुप्रीम कोर्ट जो रूल तय करेगा उसके विचाराधीन होगा।
उसके विवेकाधीन होगा। मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में है, ओके, तो मामला जब सुप्रीम कोर्ट में है तो गवर्नर कोई ऐसा फैसला नहीं दे सकते हैं तब तक, जब तक कि मामला पेंडिंग है, तब तक गवर्नर का कोई अधिकार इस पर नहीं रहेगा। क्लियर? हाँ, तो सब्जेक्ट टू द रूल इसलिए तो बता रहे हैं, ये तो ऊपर बोल भी दिए कि उसके जैसा रूल बनाए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट का जैसा गाइडलाइन होगा उसी हिसाब से काम होगा। ये जो ऊपर का जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, जहां सुन लीजिए, द पावर ऑफ द गवर्नर टू सस्पेंड हिज सेंटेंस वाज सब्जेक्ट टू द रूल्स मेड बाय सुप्रीम कोर्ट। ओके, हाँ, सस्पेंड करने का जो अधिकार होगा, किसी की सजा को सस्पेंड करना है, तो ये सब्जेक्ट टू द रूल मेड बाय सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट आ जाइए, इस केस का बता रहे हैं 1961 का जो केएम नानावती केस है, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस बलवान। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस बलवान, BALWAN। ईयर है आपका 1999। देखिए कितना अच्छा लिखा है ये, इसका भी ऑब्जर्वेशन बड़ा अच्छा है। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस बलवान, ऑल इंडिया रिपोर्टर 1999, 1999 का केस है। द सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट इफ द गवर्नमेंट हैज फ्रेम्ड एनी रूल और मेड बाय स्कीम फॉर अर्ली रिलीज ऑफ लाइव कन्विक्ट्स, then those rule or schemes will have to be treated as guidelines for exercising its power under article 161। देखिए कितना अच्छा चीज है, इसमें कहा कि अगर कोई, ठीक है ना, लाइव कन्विक्टेड है, उम्र कैद किसी को मिला है, और अगर गवर्नर महोदय चाहते हैं कि हम लाइव कन्विक्ट को क्या करें, कम कर दें, ठीक है, हम उसको पहले रिलीज कर दें, और इस चीज के लिए अगर जो भी नियम कायदा है आप इस स्कीम के तहत करेंगे या आप इस प्रोसेस के तहत करेंगे, अगर ये नियम कायदा कोई अगर विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई हुई है कि आप इस ये नियम फॉलो होगा, तो वह नियम अप्लीकेबल होगा अंडर आर्टिकल 161। समझे? यहां मनमर्जी वाली बात नहीं है गवर्नर का। सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कह रहा है कि अगर कोई रूल अगर कोई फ्रेम किया गया है, अगर कोई रूल बनाया गया है, किस बात के लिए, कि हम अर्ली रिलीज करना है किसी लाइव कन्विक्ट को, और किस तरीके से करेंगे, किस मतलब क्या कंडीशन पे करेंगे, तो वह कंडीशन जो होगा वह अप्लाई होगा अंडर आर्टिकल 161। इस बात को समझे सभी लोग कि नहीं? ओके, हाँ, एक एग्जांपल देख समझा देते हैं कि मान लीजिए कोई रेपिस्ट है और जो है उसमें है कि लाइव कन्विक्ट है, कोई उम्र कैद किसी को मिला हुआ है, और गवर्नर महोदय इसको चाहते हैं कि हम अर्ली रिलीज कर दें, लेकिन विधानसभा रूल बनाया हुआ है कि नहीं, इस मामले में जो है अर्ली जो है कम से कम 20 साल रहेगा, उसके बाद ये कर सकते हैं। तो गवर्नर महोदय 14 साल पर नहीं कर सकते हैं उसको, ठीक है ना, 20 साल जेल में रहने के बाद ही वह रिलीज किया जाएगा, कम से कम 20 साल रहेगा ही रहेगा, तो 20 साल के बाद ही गवर्नर महोदय करेंगे, उससे पहले नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये गाइडलाइन अप्लीकेबल रहेगा इस चीज पे। क्लियर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ अभी वही बात बोल रहे थे राहुल, हाँ जो गुजरात में हुआ था, ठीक है ना। एक और केस है स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, लिख लीजिए, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस M.T. खान, KHAN। स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस M.T. खान, MT खान, 2004 का केस है यह। सेम चीजें इसमें भी वही चीज था, इसी चीज को इंटरप्रेट किया है, पढ़ भी देते हैं। द एपेक्स कोर्ट, मतलब कि एपेक्स मतलब उच्चतम न्यायालय,
द एपेक्स कोर्ट ruled that the governor of a particular state in exercise of elementary powers under Article 161 could not grant remission to prisoners convicted by court outside the concerned state but undergoing sentence in jail in the state. It is because the provision of Article 161 was vested the elementary powers in the governor of the appropriate government within whose territorial jurisdiction the said convicts are convicted. अब देखिए कितना अच्छा बात है, इसमें कहा गया है कि किसी पार्टिकुलर स्टेट का जो राज्यपाल है, एग्जाम्पल देके समझा देते हैं कि मान लीजिए बिहार का कोई राज्यपाल है, अगर किसी अभियुक्त को, किसी अपराधी को अगर यूपी के किसी कोर्ट के द्वारा अगर सजा दी गई है, ध्यान समझ रहे हैं, यूपी के किसी कोर्ट के द्वारा किसी अभियुक्त को सजा दी गई है और वह बिहार के जेल में बंद है, तो बिहार गवर्नर का वहां पे कोई जुरिडिक्शन नहीं है। इसी बात का भी बहस था ना वहां पे भी राहुल। सजा अगर कोई दूसरा स्टेट दिया है और वह आपके जेल में बंद है, ऐसा तो हो ही सकता है ना, जेल तो जब केंद्रीय कारा है तो ट्रांसफर होता रहेगा ना वो चीज। तो अब क्या है, तो वहां पे जो गवर्नर होंगे उस राज्य का, उस पर उसका कोई जो है जुरिडिक्शन नहीं बनेगा। विद इन हुज टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ द सेड कन्विक्ट्स आर कन्विक्टेड। इट इज फर्दर रूल्ड दैट टू एक्सटेंड द बेनिफिट ऑफ एलिमेंट्री टू ए गिव केस और क्लास ऑफ केसेस इज ए मैटर ऑफ पॉलिसी एंड सो लॉन्ग एज देयर इज नो इंसिडियस डिस्क्रिमिनेशन द कोर्ट वुड नॉट इंटरफेयर। साफ साफ कहा गया है कि आपका इस पर कोई राइट नहीं है, जो दूसरे जुरिडिक्शन के अंदर आएगा, दूसरे गवर्नर के अंदर जुरिडिक्शन के अंदर आएगा। ठीक है, क्लियर। ये एक दो केस है, देख लीजिएगा इसको अच्छे से। बाकी आपका गवर्नर में कुछ और विशेष बात है नहीं, ऑर्डिनेंस का एक अलग से देख लेंगे, जहां जहां जो जो आर्टिकल है वो मेंशन करके हम भेज देते हैं, या अभी देख लेंगे, बैठेंगे थोड़ा देर तो देख के भेज देंगे या बता भी देंगे, फिर पढ़ेंगे भी हम लोग, स्टिल सिर्फ पढ़ेंगे भी, तो वहां से बता देंगे कि ये आर्टिकल वहां आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, तो वहां पर कवर हो जाएगा सारा चीज।